चलो, गुड मॉर्निंग। शैल वी स्टार्ट? आई सेड गुड मॉर्निंग। शुरू करें। आज का टारगेट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स खत्म करना है। जिस वक्त खत्म करोगे उस वक्त आप क्लास से बाहर, मतलब घर जाओगे। चलो जल्दी जल्दी खत्म करके घर जाए या नया चैप्टर शुरू करो? नया चैप्टर कल करेंगे, ठीक है? इतना भी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव बनने की जरूरत नहीं है। इसको खत्म करने में ही 4 बजेंगे। कितने क्वेश्चन बाकी है? 7 हो जाएगा, हो जाएगा। जितना जल्दी होता है उतना बेटर है। देखते हैं, समय मिला तो नया चैप्टर शुरू करना है तो वो भी कर सकते हैं। डिपेंड्स। हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क? नहीं आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था मैंने? 5। हैव यू सॉल्व्ड इट? अरे हाँ तो हाँ, ना तो ना। मैं सॉल्व करने वाला हूं पूरा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। बट एटलीस्ट हैव यू ट्राइड? क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना आराम से? हाफ सॉल्व किया? दरवाजा बंद करो। ये लगा दो वहां पे। कौन सा क्वेश्चन था? सब लोग ध्यान देंगे अभी। अभी दिखता है क्या प्रॉपरली, या ब्लैक ही करूं? बैकग्राउंड ब्लैक कर दूं? चलो, क्वेश्चन नंबर 5। The balance sheet of X Limited on 31st March 23 is as follows. तो दोस्तों, एक्स कंपनी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है। शेयर कैपिटल है 2,90,000, जिसका डिटेल्स यहां पे दिया है, देखो। द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट्स ऑफ ₹50 each इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2,25,000। 2,25,000 का इक्विटी कैपिटल है और एक शेयर ₹50 का है, मतलब कितने शेयर्स होंगे? 4,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। 2,25,000। ऑल एग्री, ऑल एग्रीइंग विद दिस?
and rupees 100 each preference shares of rupees 65,000। तो दोस्तों 65,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और एक प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए ईच का है। तो आई थिंक 650 प्रेफरेंस शेयर्स, ये इनका कैपिटल का डिटेल्स। करेक्ट है क्या? ऐसे कुल मिला के कैपिटल कितना आता है? 2,90,000। तो क्या आपने क्रॉस चेक किया ऐसा कि आपके बैलेंस शीट के साथ मैच होता है कि नहीं होता? सही है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस 48,000 का बैलेंस है, उसके बारे में इन्होंने डिटेल्स दिए हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस कंप्राइजेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। सो ये पूरा का पूरा 48,000 का बैलेंस कौन से अकाउंट का है? पी एंड एल अकाउंट, मतलब ऑल फ्री रिजर्व, खुला सांड अकाउंट, किसी भी पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हो। आर यू ऑल गेटिंग दिस? मतलब इसमें से सीआरआर क्रिएट हो सकता है। एग्रीइंग? अरे बोलो। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट वन माय फ्रेंड्स। करंट लाइबिलिटीज मेरे लिए अभी रिलेवेंट नहीं है, बराबर है ना, बट है बैलेंस शीट है तो पूरा लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स दिया है इन्होंने। फिर उसके बाद एसेट्स में आप लोग देख सकते हो टेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश बैलेंस कितना है दोस्तों? कैश बैलेंस है 31,000। इज एवरीवन गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? बराबर है क्या? आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आते? वहां पे बैठे 11 बजे से वहां पे बैठे हो, क्या हुआ? तो वो आता है ना, उसको क्या तुम्हारा सहारा लगता है क्या? अच्छा बुक उसके पास है, कहाँ पे वो नहीं आया तो वो नहीं आएगा। अच्छा ओके, नहीं मैंने देखा इसलिए बोला। तुम दोनों 11 बजे से वहां पे बैठे हो, बातें कर रहे थे। चलो आगे बढ़ो क्या? मैं ऐसे बोलता हूँ, बुरा मत मानना, इंटेंशन इज गुड। तो क्या कर रहे थे हम लोग? कुछ नहीं, लिंक ब्रेक होता है इसलिए मैंने बोला कि टाइम, मैं 15 मिनट 5-10 मिनट इधर उधर लेट करके आता हूँ जानबूझ के, सो दैट सभी बच्चे आके बैठ जाए। और दूसरा रीजन ये है कि मेरा 8 बजे से 11 बजे तक वहां पे कंटिन्यूस लेक्चर है विद अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स। और उसके बाद इमीडिएटली 11:15 को शुरू करता हूँ, तो जरा गला मेरा खराब होता है, तो थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए, इसलिए मैं आराम से बैठा रहता हूँ केबिन में बिना बात की। ठीक है। एनीवे नाउ इट इज बहुत ही हेक्टिक चल रहा है। 6 बजे के बाद और एक लेक्चर लेता हूँ मैं, तो 8 बजे से 11 बजे तक, 11:30 से 12:45, 1:30 से लगभग 4:45 विद अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, एंड देन अगेन 6 to 7:30, 6:15 to 7:30 वो एक एक्स्ट्रा लेक्चर रहता है मेरा। एनीवे बताने का प्रयास ये है कि आप जरा टाइम पे आओ। ये अभी देखो फालतू की बकबक हो गई 5 मिनट की, और लिंक टूट गया वो अलग से। तो जल्दी आना है लोगों को, सबको। ठीक है, 11:20 तक आपको यहाँ पे रीच करोगे, 11:15 को ही रीच करना है। डू गेट इट? कल तो 11:15 को शुरू करता हूँ, चलेगा? हाँ, कल शार्प 11:15 को शुरू करूंगा मैं, हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम पे आना है। ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? कैश बैलेंस 31,000 है, मतलब हमारे पास सिर्फ 31,000 का कैश है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? दिस इज बैलेंस शीट माय फ्रेंड्स। आगे बढ़ता हूं। इन ऑर्डर टू facilitate the redemption of preference shares at a premium of 10%, मतलब सिचुएशन 2 में हम फॉल कर रहे हैं दोस्तों। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है? 65,000 फेस वैल्यू के है, और इसमें हमें इनको रिडम करते समय 10% का प्रीमियम देना, यानी 6,500, यानी मुझे कुल मिला के कितने पे करने हैं? बट मेरे पास है कितने बैंक में? 31,000 है मेरे पास बैंक में। कितने हैं? 31,000, और मुझे पे कितने करने हैं? 71,500। तो क्या ये रिडम्शन पॉसिबल है? बाय लुकिंग एट द कैश बैलेंस इट इज नॉट पॉसिबल। चलो खैर, पैसे कहीं से भी मैनेज कर दूं मैं, प्रॉफिट से रिडम्शन कर सकता हूं क्या मैं?
प्रॉफिट से रिडम्पशन अगर आपको पूरा 65,000 का करना है तो सबसे पहले याद रखना ये 6,500 कहां पे राइट ऑफ होने वाले हैं, इस 48,000 में राइट ऑफ होने वाले हैं। तो प्रॉफिट इवेंचुअली बचेगा कितना, तो 41,500 का प्रॉफिट मेरे पास बचने वाला है। लेकिन मुझे फेस वैल्यू रिडीम करनी है 65,000 की, तो लगभग 65,000 का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा इफ यू डोंट वांट टू इशू द शेयर्स। अगर आपको शेयर्स इशू नहीं करने, पैसा अरेंज कर लूंगा, इन्वेस्टमेंट बेचूंगा, खुद को बेचूंगा, बराबर है कि नहीं, पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगा मैं, बट कोई भी सोर्स अदर देन इशू ऑफ शेयर्स will be considered as redemption out of profit, and if you do redemption out of profit you have to create a CRR of 65,000, but you don't have that much profit in your P&L. Are you getting this? तो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, पैसा भी चाहिए, प्रॉफिट भी नहीं है, मतलब रिडम्पशन इस बार पक्का क्या इशू करके करना पड़ेगा, शेयर्स इशू करके करना पड़ेगा। प्रॉफिट सडनली नहीं ला सकता कहीं से भी, सर बढ़ा दो ना प्रॉफिट, मार दो एंट्री, कौन सी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व से सीआरआर क्रिएट नहीं होता है, कंपलसरी मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट ही चाहिए पीएनएल में या जनरल रिजर्व में, बट मेरे पास प्रॉफिट में बहुत कम है दोस्तों, 41,500 का ही बैलेंस रह सकता है मेरे पास, तो इतना ही सीआरआर में क्रिएट कर सकता हूं। यानी 65,000 में से ज्यादा 41,500 का रिडम्पशन कहां से होगा, प्रॉफिट से हो सकता है, इज इट राइट, लेकिन पैसा भी नहीं है। चलो खैर पैसा कहां से लाएंगे देखेंगे, तो मैं बचा हुआ रिडम्पशन कहां से कर सकता हूं, मैं रिडम्पशन तो करना पड़ेगा, तो बचा हुआ रिडम्पशन शेयर्स इशू करके कर सकते हो, तो 23,500 के शेयर्स तो कम से कम आपको इशू करने पड़ेंगे, फेस वैल्यू वाले, इतने फेस वैल्यू का कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बट इन्होंने कुछ प्लान आपको दिया है, देखते हैं, ठीक है। चलो तो मैं आगे पढ़ता हूं इस क्वेश्चन को। In order to facilitate the redemption of preference shares at a premium of 10%, the company decided to sell the investment for rupees 15,000। चलो खैर 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट बेच के आए, तो दोस्तों 18,500 की इन्वेस्टमेंट है, 15 में बेची, तो 15,000 बैंक में तो आ जाएंगे, बराबर है कि नहीं, बट 3,500 का नुकसान मेरे प्रॉफिट को और घटाएगा कि नहीं, बोलो ना रे बच्चों, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 48,000 माइनस 6,500 माइनस 3,500, ये 6,500 कौन से माइनस किए समझा क्या आपको, कौन से, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, बराबर है, ये पीएनएल में माइनस क्यों किया सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम में करो ना। एक तो पहली बात, सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो खाली पोकट की चर्चा मत करो, अगर होता सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस तो भी मैं राइट ऑफ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट ने एजम्पशन क्या किया है, स्पेसिफाइड कंपनी है करके, तो मैं लिखता कि स्पेसिफाइड कंपनी है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का उपयोग नहीं करूंगा, बात खत्म। चलो तो प्रीमियम तो पीएनएल में ही जाएगा, तो पीएनएल में से पहले 6,500 मैंने प्रीमियम के लिए निकाल के रखे, 3,500 का नुकसान तो बुक करना पड़ेगा ना इन्वेस्टमेंट बेचने पे। चलो खैर 15,000 रुपए आ गए, तो कितने रुपए हो गए अभी, 46,000 हो गए, लेकिन मेरे को 71,500 चाहिए और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम द कंपनी फंड्स, तो दोस्तों कंपनी हैज डिसाइडेड टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस, है तेरी 46,000 में से 12,000 तो बैंक में ही रखने के लिए बोला है, मतलब ये यूज नहीं कर सकते हो आप लोग, तो कितना यूज कर सकते हैं, 34,000 यूज कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना, तो 34,000 यूजेबल है, बोलो रे बच्चों हाँ। एंड टू इशू मिनिमम, देखो क्या बोला है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम, कंपनी हैज डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट टू कीप 12,000 इन बैंक एंड टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹60 ईच, एक्चुअली फेस वैल्यू ऑफ आवर शेयर इज 50, बट हमने 60 रुपए का शेयर इशू करना है, आर यू गेटिंग इट, हमने कितने का शेयर इशू करना है, 60 रुपए का, टू रेज द बैलेंस ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड, टू रेज द बैलेंस ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड, तो कितना पैसा चाहिए मुझे, और उसके साथ साथ मुझे प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा। दोस्तों दिमाग ठंडा रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डू यू गेट इट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझा तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि दोनों तरीके से मुझे सोचना है। बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए शेयर्स इशू करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ सेक्शन 55 भी कंप्लाई करना है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो इन्होंने बोला है कि जितने चाहिए उतने नहीं, मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करना। तो पहले बैंक बैलेंस के एंगल से सोचते हैं कि हमें कितने शेयर्स इशू करने हैं, क्योंकि आपको दो चीजें सॉर्टेड मैनर में कंसिडर करनी है दोस्तों, ठीक है ना। तो सॉर्ट योर थिंग्स। तो पहले बैंक के एंगल से देखते हैं कितने शेयर इशू करने हैं, और बाद में सेक्शन 55 के एंगल से देखते हैं, चलेगा ना। सॉर्ट करो थिंग्स को। चलो पहले बैंक के एंगल से देखते हैं, बैंक में पैसा कितना यूजेबल है। 34,000 तो हमारे पास अवेलेबल है। कैसे निकाला 34,000, समझा क्या? 31 का बैलेंस था, 15 इन्वेस्टमेंट बेच के आया, 46,000 हुआ, उसमें से 12 तो फ्रीज है, तो यूज कर सकता हूं 34,000। मुझे देने कितने हैं? 71,500, बराबर है क्या? तो कितना शॉर्टफॉल पड़ रहा है? अरे 2.10 आया। कैलकुलेटर है या क्या, मुझे समझ में नहीं आता, या मैं कुछ गलत करता हूं। मैंने लगता है डिवाइड कर दिया, जान दो। 37,500 का क्या पड़ रहा है? शॉर्टफॉल। दोस्तों अब आपको शेयर्स इशू करने हैं, ध्यान से सुनो ना मेरी बात को। शेयर्स इशू करने हैं टू कलेक्ट द अमाउंट। इसका हमारे सेक्शन 55 के साथ कोई वास्ता नहीं है। एक शेयर कंपनी का 50 रुपए फेस वैल्यू का है, लेकिन हम उसको इशू प्राइस कितना करना चाहते हैं? 60 रुपए। तो आप यहां पे 37,500 रुपीज कलेक्ट करना चाहते हो, तो इसको 50 से डिवाइड करोगे या 60 से? कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव है, मुझे फेस वैल्यू इतनी रेज नहीं करनी है। मैं सेक्शन 55 की बात कर ही नहीं रहा हूं, मुझे पैसों से मतलब है। पैसा चाहे फेस वैल्यू से आए या सिक्योरिटीज प्रीमियम से आए, तो मैं 60 से डिवाइड करूंगा। और मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो कितने शेयर इशू करने पड़ते हैं देखो। मतलब कम से कम 625 शेयर्स पैसा जमा करने के लिए इशू करने। और मैं 625 शेयर्स इशू करता हूं तो इसमें से 50 का कैपिटल है, बराबर है क्या? और बचा हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम है। पैसा तो पैसा है, बट अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 625 इंटू 50, यानी 31,250 कैपिटल के क्रेडिट होंगे, एंड 625 इंटू 10, 6250 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? बट पैसा पूरा यूज करूंगा, बैंक से मैं 37,500 पेमेंट कर सकता हूं, बस अकाउंटिंग में ऐसा दिखेगा कि कैपिटल कितने का रेज हो गया? 31,250। अब बात करते हैं सेक्शन 55 की, यानी 625 शेयर्स मुझे इशू करने हैं। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। अब बात करते हैं सेक्शन 55 के अनुसार कितने रुपए के शेयर्स इशू करने पड़ सकते हैं। दोस्तों मेरे पास रिजर्व कितने का है? 48,000 का है, बोलो ना। उसमें से 6,500 तो प्रीमियम राइट ऑफ होगा, मतलब उतना पैसा मुझे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 55 एज वेल एज 52 भी बोलता है। 52 जान दो, सेक्शन 55 क्या बोलता है? कंपलसरी पहले प्रीमियम राइट ऑफ करो और फिर ही आगे बढ़ना है आपको। इन केस ऑफ सिचुएशन 2 याद करो स्टेप नंबर 1। सिचुएशन 2 में स्टेप नंबर 1 क्या है? फ्लिप करो ना पेजेस, नलायक कहीं के। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन करूँ क्या? फ्लिप पेजेस करो। स्टेप नंबर 1 क्या है? चार्ट नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 1 क्या है? फर्स्ट राइट ऑफ द प्रीमियम ना। अरे लिखा है कि नहीं लिखा है? हे प्रभु, क्या लिख के दिया मैंने केस 2 में? स्टेप नंबर 1, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस इज टू बी फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट पी एंड एल, देन मूव अहेड। तो पी एंड एल में से कितने गए? 6,500 तो रखने पड़ेंगे प्रीमियम के लिए। अरे बोलो ना। हाँ, 3,500 का नुकसान तो बुक होगा ही, तो आपका पी एंड एल का प्रॉफिट कितना बचेगा? 38,000। अब ध्यान से सुनना, आप 625 शेयर्स इशू करते हो ये बात भूल जाओ। कंपनीज एक्ट के अनुसार कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे हमें, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। आर यू गेटिंग दिस? पैसा अरेंज करना है तो 625 शेयर्स, सेक्शन 55 कंप्लाई करना है तो कितने शेयर्स इशू करने हैं, इस एंगल से सोच रहा हूं मैं। दोनों मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम में आप ही आओगे, जैसे घर में आए। घर में प्रॉब्लम में आए या सॉल्व किया? अरे देखो सिंपल है, घर में आपने सॉल्व किया क्या?
इसके दो ही उत्तर हो सकते हैं, यस नहीं तो नो। फिर से पूछते, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। घर में अपने सॉल्व किया क्या? हे भगवान, मेरे को प्लीज हार्ट अटैक मत देना। हाँ, फिर से एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इज इट सो डिफिकल्ट? हाँ, तो यस और नो में आंसर देना है। घर में आपने सॉल्व किया क्या? अरे नो बोलने से शर्माओ मत, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं। आपने नहीं किया तो आप अपने अपनी जगह पे, मैं मेरी मेरी जगह पे। मेरे को क्या, मेरे को फीस मिलता है हर साल, हर बच्चे के पास से मेरा घर चलता है ना। मान लो क्लास बंद पड़ गया तो सीए हूं, कुछ ना कुछ तो ढंग का कर लूंगा यार। आर यू गेटिंग इट? कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, किसी ऑडिट फर्म में जाके अकाउंटिंग के एंट्रीज तो मार सकूंगा। तो मुझे टेंशन नहीं है, आपको टेंशन लेना जरूरी है, क्योंकि आप अभी तक कुछ नहीं हो। अभी मेरी शादी हुई है, मेरा घर हो गया है, मेरा एक बच्चा है, मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ा हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या है, एक आध मर्सिडीज खरीदने की इच्छा है तो नहीं खरीद पाऊंगा अगर मैं जिंदगी में फेल होता हूँ यहां से आगे तो। बट चलो, अपनी i20 है, चल रहा है, चलने दो। अभी वो खत्म हो रहा है उसका लाइफ, धीरे धीरे नया खरीद लूंगा कोई गाड़ी। मेरा चलेगा ठीक से। टेंशन किसको होनी चाहिए? हमें सर, हमें बोलो, हमें। टेंशन नहीं लेना है बराबर है, बट पढ़ाई करो यार। क्या बोल, क्या करते हो समझ में नहीं आता है। किया कि नहीं किया? नहीं किया तो नहीं किया, आई डोंट माइंड। मैं गुस्सा नहीं करूंगा। सर आप गुस्सा कर रहे हो, चल जान दो। दिमाग सटक जाता है यार। क्या मैं स्टूडेंट था तो क्या खतरनाक स्टूडेंट था, पता है क्या आपको? आपको कैसे पता होगा? एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस एक अच्छी बात थी मेरे जमाने में, व्हाट्सएप इंस्टा नहीं था। आई वॉज वेरी लकी एट दैट टाइम। आप बेचारे गरीब लोग इंस्टाग्राम पे पड़े रहते हो। क्या जिंदगी है नहीं खराब? वैसे क्या फायदा होता है इंस्टाग्राम का? कुछ नहीं। स्टेटस लगाने से क्या मिलता है? लाइक्स। और लाइक्स से क्या मिलता है? सुकून। सर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने लाइक किया तो सुकून मिलता है। चलो जी। और वो भी मिलता ही नहीं है कभी, या मिलता है? मिलता है। कोई पर्टिकुलर खास व्यक्ति लाइक करता है आपका स्टेटस? करता है, करती है? कोई है ही नहीं। चलो झूठे कहीं के। हाँ, आगे बढ़ू क्या? मॉड्यूल की बात अभी नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बदल के दिया है मैंने। मैं आपको मॉड्यूल वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा कंपलसरी होमवर्क आज। मैंने क्वेश्चन बदला है जानबूझ के, सो दैट आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है? मेरा क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं सोल्यूशन अलग दूंगा आपको। ठीक है? आपने वही देखा होगा। हाँ, क्वेश्चन चुकला वाटतं, उद्या बघूया। एनीवे, चलो अब सेक्शन 55 के एंगल से देखते हैं कि हमें कितने शेयर्स इशू करने। वो बात जाने दो, 625 शेयर्स पैसा अरेंज करने के लिए। अब सेक्शन 55 के एंगल से समझते हैं। तो मेरे पास रिजर्व कितना है दोस्तों? इन ऑल 38,000, और मुझे रिडम्पशन कितने का करना है अब? 65,000। पैसा अरेंजमेंट छोड़ दो सर, 65,000 कहां पे? 71,500। अरे बेटा, प्रीमियम तो पहले ही राइट ऑफ किया ना मैंने। हाँ, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का चाहिए था? 65,000 का प्रॉफिट अगर होता तो मैं पूरा सीआरआर 65,000 का क्रिएट कर सकता था, तो पूरा रिडम्पशन प्रॉफिट से हो सकता था, तो मुझे कुछ भी शेयर्स इशू करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, लेकिन पैसे के लिए 625 शेयर्स इशू करने हैं, वो मैंने कैलकुलेट करके रखा है। पैसा भी नहीं है, वो भी देखना है। चलो, पैसा बहुत है तो मुझे कम से कम शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? पैसा बहुत है तो आपके पास प्रॉफिट का बैलेंस होना चाहिए, जितना सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है उतना। अगर है तो आपको शेयर्स इशू करने की जरूरत नहीं है, बट अपने पास प्रॉफिट का बैलेंस का शॉर्टफॉल कितना है? 38,000 माइनस 65,000, बोलो कितने का कम पड़ रहा है प्रॉफिट? 27,000 का प्रॉफिट कम पड़ रहा है दोस्तों। तो 27,000 रुपीज का सीआरआर आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो 27,000 का नया इक्विटी कैपिटल आपको रेज करना पड़ेगा।
मतलब नए शेयर्स कितने रुपए के इश्यू करने पड़ेंगे? 27,000 के। अब आप मुझे बताओ, मुझे 27,000 का इक्विटी कैपिटल रेज करना है, तो मैं इसको 60 से डिवाइड करूं या 50 से? वेरी वेरी गुड, 50 से डिवाइड करना जरूरी है, तो इसको मैं 50 से डिवाइड करूंगा। तो सेक्शन 55 के अनुसार मिनिमम कितने शेयर इशू करेंगे? यानी कंप्लाई करना है लॉ तो 540 शेयर इशू करो, एंड अगर पैसा चाहिए तो 625 इशू करो। तो कितने शेयर इशू करेंगे? लॉ कंप्लाई करोगे या पैसा चाहिए? सर दोनों भी होता है ना, अगर 625 इशू करता हूं तो। चलो 540 शेयर इशू करो, पैसा कितना आएगा? 27,000 नहीं आएगा, 540 इंटू 60 रुपए आएगा ना। शेयर इशू 60 में ही करना है, बट 540 शेयर मिनिमम इशू करना है, तो मुझे मिलेगा 32,400। मेरे को कम कितना पड़ रहा था? 37,500। सब नाटक हो सकता है, पैसे का नाटक नहीं हो सकता है, रिडम्पशन रुक जाएगा। यानी 540 शेयर इशू करके मेरा काम नहीं बनने वाला है। सेक्शन 55 कंप्लाई करना है तो 540 मिनिमम इशू करना है। मैं उससे ज्यादा इशू करूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरा रिजर्व उतना रहेगा ना, रहने दो ना। हाँ, तो मैं अगर ये वाला शेयर इशू करता हूं तो ऑटोमेटिकली आई एम कंप्लाइंग विथ सेक्शन 55। अरे बोलो ना, तो मैं 625 शेयर इशू करूंगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? उससे मेरा कैश का रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, उससे मेरा सेक्शन 55 का रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लान फिक्स हुआ, 625 शेयर इशू करेंगे। तो सीआरआर कितने का क्रिएट होगा? सर बहुत ही आसान है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड 65,000, फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स इशूड 625 इंटू, यहां पे निकाला था ना हमने 31,250 ना, 625 इंटू 50 रुपए, फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स इशूड 31,250। तो सीआरआर कितने का क्रिएट होगा? 65,000 माइनस 31,250, 33,750 का सीआरआर क्रिएट होगा। सुनो मेरी बात को, 33,750 का सीआरआर क्रिएट होगा। हमारे पास रिजर्व का बैलेंस कितना है? 38,000 है। कर सकते हैं क्या सीआरआर ऑफ 33,750? तो सर बचा हुआ रिजर्व ऐसे ही रहेगा। हाँ रहेगा, रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? अब वैसे भी पैसे के लिए शेयर इशू कर दिया है, तो एक्स्ट्रा सीआरआर नहीं क्रिएट करेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही क्रिएट करेंगे। डू यू ऑल अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर? सिंपल है, पहले कैश के एंगल से देखो, फिर सेक्शन 55 के एंगल से देखो, विच एवर इज हायर ये शेयर इशू करने हैं, विच एवर इज हायर। क्लियरली समझा आपको? अब मॉड्यूल में आपके क्या है, मॉड्यूल में इशू प्राइस 85 दिया है, उससे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हर जगह 50 से ही डिवाइड करना है, क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जानबूझ के 60 रुपए प्राइस दिया है मैंने, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, आपको कैश कलेक्ट करते समय पैसे से मतलब है, बट सेक्शन 55 कंप्लायंस के समय किसका मतलब है? हमें फेस वैल्यू का मतलब है। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको नोट्स में लिख के भी दिए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे ये नोट्स में अपने यहीं पे देखो ऊपर स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फ्रेश इशू वाला क्वेश्चन है हमारा अभी। ओके, स्टेप नंबर 1 क्या है? असर्टेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमारे एग्जांपल में कितना था? 38,000, एक्चुअली 48 था, वो 48 से 38 पे आया, सब एडजस्टमेंट करके, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट द मिनिमम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। तो कितने रुपयों का फ्रेश इशू करना पड़ेगा हमें? प्रेफरेंसेस कितने के रिडीम करने हैं? 65,000, एंड मैक्सिमम रिजर्व हमारे पास अवेलेबल कितना है? 38,000। तो 65,000 माइनस 38,000, तो 27,000 हमें कम से कम शेयर से इशू करने हैं सेक्शन 55 कंप्लाई करने के लिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू कंप्लाई सेक्शन 55 क्या करेंगे हम लोग? मिनिमम प्रोसीड्स एज पर सेक्शन 55, 27,000 का रिजर्व हमें कम पड़ रहा है, तो 27,000 रुपीज का नया कैपिटल खड़ा करना पड़ेगा। सिंपल है, रिजर्व होता तो मुझे 1 रुपए का भी शेयर इशू नहीं करना पड़ता। रिजर्व अगर होता ना मेरे पास 27,000 रुपीज से ज्यादा, तो मुझे 1 रुपए का भी मतलब सेक्शन 55 कंप्लायंस के लिए आपको कोई भी शेयर इशू नहीं करना पड़ता। लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए। दूसरा एंगल क्या है? पैसा भी कहां पे है? तो पैसे के लिए हमें शेयर्स वैसे भी इशू करने हैं,
तो जितने पैसे के लिए चाहिए ना उतने ही शेयर्स इशू कर दो, क्योंकि प्रॉफिट्स में बैलेंस सफिशिएंट है। बट अभी आपका रिजर्व कम होने के कारण आपको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 27,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू लिखा है, देखो फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो 27,000 डिवाइडेड बाय 50 कितना आता है? 540 सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए। लेकिन फंड अरेंज करने के लिए शॉर्टेज कितना पड़ रहा था मेरा? 37,000 कम पड़ रहे थे क्या? और इशू प्राइस से डिवाइड करो, 37,500 कम पड़ रहे थे। ओके, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना है? 60। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू अरेंज फंड्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, टू कंप्लाई सेक्शन 55 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ये फर्क मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में स्लाइड चेंज किया है, जो आपके मॉड्यूल में नहीं है। मॉड्यूल वाला क्वेश्चन आप फुर्सत से सॉल्व कर लेना, होमवर्क सॉल्यूशन उसका आपको आपके बुक में मिलेगा। मैंने थोड़ा चेंज करके दिया है, उसका सॉल्यूशन मैं अभी लिख के देता हूं। तो राइट डाउन स्टेप नंबर 1। calculation of minimum number of shares. Calculation of minimum number of shares to be issued. To comply with section 55. Right hand side 1 column rupees. Point number A. Balance available in P&L account. कितना है दोस्तों? 48,000। सही है ना? पॉइंट नंबर बी, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,500। सभी बच्चों को यह समझा क्या? 15,000 में बेचा, कितने का इन्वेस्टमेंट? 18,500 का। तो 3,500 का लॉस बुक कर दिया हमने। और क्या लेस करेंगे? प्रीमियम ऑन इशू, सॉरी इशू नहीं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हाउ मच? 6,500 चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन दिखा सकते हो, 65,000 इंटू 10%। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये दोनों तो वैसे भी इसमें से राइट ऑफ होंगे, बराबर है कि नहीं? तो पॉइंट नंबर सी, बैलेंस रिजर्व फ्रॉम विच CRR कैन बी क्रिएटेड। मतलब इतने रुपयों तक का रिडम्पशन आप प्रॉफिट से कर सकते हो। 38,000 ना, मतलब 38,000 का CRR आप क्रिएट कर सकते हो, एंट्री मार सकते हो, P&L अकाउंट डेबिट टू CRR। यानी प्रॉफिट से रिडम्पशन कितना पॉसिबल है? 38,000 तक का। पैसा है कि नहीं है वो बाद में सोचो ना, उसके लिए आप अलग कैलकुलेशन करो ना। अगर पैसा होता तो मैं क्या करता? पूरा रिडम्पशन प्रॉफिट से करता। मतलब कितना कर सकता था? 38,000, यानी 65,000 फेस वैल्यू में से सिर्फ 38,000 आपके प्रॉफिट से रिडीम हो सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा प्रॉफिट हमारे पास है नहीं। तो बचे हुए अमाउंट के लिए आपको क्या करना पड़ता? शेयर्स ही इशू करने पड़ते। कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स, नए वाले। और शेयर्स में फेस वैल्यू अपने को बैलेंस अमाउंट के लिए चाहिए होता। इज इट राइट?
सभी बच्चों को बेटर वे में समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट नंबर डी, फेस वैल्यू. फेस वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड. कितने रुपयों की फेस वैल्यू हमें रिडीम करनी है? 65,000 की. अभी किसी को ये डाउट है क्या कि सर 65,000 का रिडम्शन नहीं है, 71,500 का रिडम्शन है? बेटा वो 6,500 जो एक्स्ट्रा पे करेंगे वो ऑलरेडी हम पी एंड एल में राइट ऑफ कर चुके हैं, वो माइनस करके ही हमने ये कैलकुलेशन किया. तो हमें सीआरआर 38,000 का क्रिएट करना पॉसिबल है, बट हमें सीआरआर अगर पूरा का पूरा रिडम्शन कहां से फाइनेंस करना है? प्रॉफिट से. तो हमें 65,000 का सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, बट हमारे पास 65,000 का प्रॉफिट नहीं है. तो सर बचे हुए अमाउंट के लिए हमें कंपलसरी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. एनी डाउट इन दिस? इफ इट इज प्लीज टेल मी. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट. नहीं तो आगे बढ़ते हैं. तब तक मैं आगे लिखता हूं, कुछ डाउट है तो पूछ लेना. चलो 65,000 लिखा. नेक्स्ट लाइन पे लिखना बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. टू बी रिडीम्ड by issue of new shares. $65,000 minus 38,000. 27,000. पॉइंट नंबर एफ. अब इसको फेस वैल्यू से डिवाइड करूं या इशू प्राइस से? फेस वैल्यू 27,000 रुपीज का रेज करना है तो कंपलसरी फेस वैल्यू से ही डिवाइड करना है. इज इट राइट? तो लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर 50 रुपीज. पॉइंट नंबर जी, number of new shares to be issued to comply with section 55. कैसे कैलकुलेट करूं? E by F. ये वर्किंग नोट आपके आईसीए के मॉड्यूल में कहीं पे भी नहीं दिया है. ठीक है, मैं जरा डिटेल ही वर्किंग नोट बना के दे रहा हूँ सो दैट आपकी थिंकिंग प्रोसेस ऐसे बन जाए. अगर मैं 625 शेयर इशू करता हूँ तो 540 तो वैसे भी इशू हो ही रहे, तो हम सेक्शन कंप्लाई भी कर रहे हैं और पैसा भी जमा कर रहे हैं. ज्यादा इशू करने में कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम ही है. मिनिमम इतने इशू करने, इससे ज्यादा इशू करेगा तो अच्छा ही ना. तो बस चले तो पूरा का पूरा इशू कर दे, सीआरआर मत क्रिएट करो, रिजर्व रहने दो वैसे ही. अगर आपका बस चले तो आप वो भी कर सकते हो, बट मिनिमम 540 तो इशू करने पड़ेंगे कंसिडरिंग द करंट रिजर्व्स. ठीक है, चलो स्टेप नंबर 2. अब किसके एंगल से कैलकुलेशन करेंगे? फाइनेंस के एंगल से. तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड. Calculation of minimum number of shares to be issued in order to finance the redemption. ब्रैकेट में लिखना दैट इज टू अरेंज फंड्स. राइट हैंड साइड 1 column rupees. Shall we start? Point number A, balance in bank account.
balance in bank account, how much? 31,000. Point number B, add sale proceeds on investment. Add sale proceeds of investments. 15,000. Is it right, my friends? Point number C, less minimum bank balance. $12,000. एक आइटम ऐड करेंगे, एक लेस करेंगे, तो बैलेंस कितना बचेगा? 34,000. तो लिखेंगे बैलेंस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन. पैसा है, पैसा इतना है अपने पास 34,000 जो आप रिडम्पशन के लिए यूज कर सकते हो. बट हमें रिडम्पशन के लिए चाहिए कितने? फंड्स रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन. पैसा तो हमें पूरा चाहिए ना, 71,500. सर यहाँ पे 65,000 ले लो ना. क्यों प्रीमियम नहीं पे करोगे? पैसों के एंगल से सोचो ना. 65,000 तो हमें कैपिटल का देना है, बट उसके साथ साथ 6,500 का प्रीमियम भी तो देना है. 71,500 रुपीज मुझे देने हैं. इज इट राइट? और है अपने पास कितने? 34,000. तो पॉइंट नंबर एफ, शॉर्टफॉल to be raised by issue of new shares. $71,500 minus 34,000. 37,500. Is it right, my friends? पॉइंट नंबर जी. अब फेस वैल्यू से डिवाइड करूं या इशू प्राइस से? इशू प्राइस कितनी? 60. क्योंकि मुझे पैसों से मतलब है, चाहे वो फिर कैपिटल से आए या सिक्योरिटीज प्रीमियम से. मैं देख रहा हूं कि कितने शेयर इशू करने पड़ते हैं. पॉइंट नंबर एच, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशू. $625. इंस्टीट्यूट का आंसर बस यहाँ पे बदलेगा. इंस्टीट्यूट के अनुसार कितना आएगा? 37,500 डिवाइड बाय 50, तो 750 शेयर आएंगे. 750 इज मोर देन 540 एनीवे. तो आप वहां पे 750 शेयर इशू करोगे, लेकिन पैसा बहुत आएगा आपके पास. नहीं, आप तो 50 में इशू करने वाले हो ना उस क्वेश्चन में, तो पैसा इतना ही आएगा 37,500. बट मेरे एग्जाम्पल में 60 रुपए इशू प्राइस रखने के कारण मैंने 60 से डिवाइड किया. क्लियर है क्या? तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन इज वेरी इजी. वहां पे इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकंड वर्किंग नोट में पैसा इकट्ठा करना है मुझे, फिर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से आए या शेयर कैपिटल से आए. पैसा पैसा है, हम यूज करेंगे. अकाउंटिंग में उसको अलग से दिखाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम को. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? बोलो ना रे बच्चों. चलो, तो 625 शेयर इशू करेंगे. अब लिखेंगे नोट, number of shares to be issued for cash arrangements. $625. Is it right? अगले लाइन पे लिखना number of shares to be issued to comply section 55 540. तो हमें लॉ ज्यादा जरूरी है या पैसा, या दोनों? तो दोनों कहां पे कंप्लाई होता है?
625 शेयर्स इशू करोगे तो 540 जो मिनिमम है वो तो इशू कर ही रहे हो, प्लस पैसा भी जमा हो जाएगा, बराबर है ना। Therefore, in order to comply section 55 and to make fund arrangements, issue 625 shares, नहीं तो कंपनी विल इशू 625 shares, कंपनी विल इशू 625 shares। चलो दोस्तों, बराबर है क्या? 625 ही आता है ना। एनी डाउट इन दिस? कुछ डाउट है आपको? नहीं ना, समझा ना? एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट? 540 इशू करूंगा तो बेटा पैसे कहां से आएंगे फिर बचे हुए? 625 इशू करूंगा तो सेक्शन 55 कंप्लाई किया क्या? यस, 540 इशू कर, मैं तो ज्यादा इशू कर रहा हूं, तो मुझे वैसे भी सीआरआर कम ही क्रिएट करना पड़ेगा अभी। इज इट राइट? हाँ, अब एक वर्किंग नोट और बनाते हैं, स्टेप नंबर 3। अब ये रिडम्पशन कौन सा है? पार्शियली थ्रू प्रॉफिट, पार्शियली थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर निकालेंगे। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। पॉइंट नंबर ए, फेस वैल्यू of preference shares redeemed $65,000, बराबर है कि नहीं? इसमें से क्या लेस करता हूं मैं? लेस प्रोसीड्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स इशूड, न्यू शेयर्स इशूड। दोस्तों, हाउ मेनी न्यू शेयर्स यू आर इशूइंग? 625, एंड उसमें से फेस वैल्यू के प्रोसीड्स कितने हैं? 50 रुपीज के हिसाब से, तो 31,250। पॉइंट नंबर सी, सीआरआर टू बी क्रिएटेड। तो कितने का सीआरआर करना पड़ेगा देखो, क्योंकि ये रिडम्पशन आउट ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर्स हुआ, तो बचा हुआ रिडम्पशन कहां से माना जाएगा? आउट ऑफ प्रॉफिट, और उतने का सीआरआर क्रिएट करना है। 33,750। क्या आपके रिजर्व्स में 33,750 का बैलेंस है क्या? हमारे रिजर्व्स में तो 38,000 का बैलेंस है, सब माइनस करके। 33 उसमें से आसानी से हम निकाल सकते हैं और सीआरआर को भेज सकते हैं। तो रिडम्पशन इज डन आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडम्पशन इज डन आउट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। चलो, जर्नल एंट्रीज आप खुद लिखोगे, अभी जर्नल का फॉर्मेट बनाओ और इन ट्रांजैक्शंस के जर्नल एंट्रीज लिखने हैं। सुनो, सीक्वेंस में बता रहा हूं। पहली एंट्री कौन सी लिखोगे? 625 शेयर इशू करने की, गलत करोगे, ठीक है? हाँ, करो गलती, आई डोंट माइंड। पहले शेयर इशू करो। इन्वेस्टमेंट बेचने की एक एंट्री करनी है, पहले पैसे बैंक में जमा तो होने दो, फिर पेमेंट कर पाओगे ना। इन्वेस्टमेंट बेचने की एक और एक एंट्री करनी है, ठीक है? करो। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेचा, शेयर इशू किया, पैसा जमा हो चुका है बैंक में, उसमें से 12 बैंक में रहेगा और बचा हुआ पे कर दूंगा मैं, तो मैच हो जाएगा वो। अभी हम सब कैलकुलेशन करके बैठे हैं, आप वो कैलकुलेशन में मत जाना। इन्वेस्टमेंट बेचो, शेयर इशू करो, पैसा आ गया, दो सोर्सेस से पैसे आ गए। अब हमें क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना पैसा देना है वो हमें उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है। प्रीमियम को मत भूलना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट 6,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तीसरी एंट्री, फिर लॉ कंप्लाई बिना किए पेमेंट नहीं करेंगे, कसम खाएंगे आज, इंस्टीट्यूट चाहे कुछ भी करे,
हम लॉ कंप्लाई किए बिना पेमेंट नहीं करेंगे। लॉ कंप्लायंस के लिए आपको सीआरआर कितने का क्रिएट करना है? इंस्टीट्यूट अक्सर ये एंट्री लास्ट में करता है, हम ये एंट्री पहले करेंगे सो दैट हमें एक चेक पॉइंट पता हो जाए, पेमेंट के पहले ये एंट्री करनी है। तो अभी अगली एंट्री बाय द वे होनी क्या चाहिए थी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 71,500, बट हम ये नहीं करेंगे, हम पहले सीआरआर क्रिएट करेंगे। सीआरआर की एंट्री क्या होगी? पी एंड एल से सीआरआर को ट्रांसफर करना है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 33,750, बस यही सेक्शन 55 का कंप्लायंस। 33,750 आप ब्लॉक करके रखो सीआरआर में। सीआरआर से फ्यूचर में क्या होने वाला है? बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स यानी कैपिटल रेज होगा, तो 33,750 का ये वाला कैपिटल, और अभी अभी अपने नए शेयर इशू करके कितना कैपिटल क्रिएट किया है? नए शेयर इशू करके कितना कैपिटल क्रिएट किया? 31,250। बोलो ना रे बच्चों, तो टोटल 65,000 का कैपिटल रेज हुआ क्या? अरे नलय को बोलो ना। 33, इसका उल्टा कैलकुलेशन रे नलायक हो, देखो एक नंबर के, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस ना। तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि कंपनी लॉ क्या करना चाहता है। जितना कैपिटल आप कम कर रहे हो मालिक का, उतना नया कैपिटल भी खड़ा कर रहे हैं ये लोग। कहां से? एक तो प्रॉफिट से, नहीं तो नए शेयर इशू करके। सीआरआर का रिक्वायरमेंट समझा ना अभी आपको? हाँ, तो शेयर होल्डर्स अगर नए आ रहे हैं तो डिवेंचर होल्डर्स को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? क्रेडिटर्स को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? क्रेडिटर्स को क्या बोलेंगे? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हम हमारा हमारा पैसा लौटा रहे हैं। सेक्शन 55 में बोला ही है ना, रिडम्पशन पक्का करना है। तो हम अगर प्रॉफिट से करते हैं तो सीआरआर क्रिएट करते हैं, उतना पैसा बाजू में रखते हैं कैपिटल क्रिएट करने के लिए। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारा पैसा यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, ये उनको बस गारंटी देनी है। आर यू गेटिंग इट? हाँ, उसको एकदम सीरियसली भी नहीं लेना है, पैसा कहीं से भी आ सकता है, कहीं पे भी यूज हो सकता है, बस अकाउंट्स में वो लाइबिलिटी साइड में ऐसे दिखता है। ठीक है, चलो एंट्रीज करोगे। तो मैंने इवेंट्स कौन से बोले? इन्वेस्टमेंट बेचो, शेयर इशू करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अमाउंट ट्रांसफर करो, सीआरआर क्रिएट करो, प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करो, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। शूट। जर्नल एंट्रीज के साथ लिखना है तो साथ लिखो।
चलो डन। तो एंट्रीज क्या क्या कर दी आपने, बताऊं? अरे कुछ तो बोलो। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, इज इट राइट? पी एंड एल अकाउंट डेबिट 3,500, टू इन्वेस्टमेंट 18,500, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इज इट राइट? नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट 37,500, करेक्ट है क्या? 625 शेयर इश्यू करोगे 60 रुपए के हिसाब से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हाउ मच? 31,250। ये गलती हो सकती थी इसलिए मैंने वॉर्न किया था आपको। सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से रिकॉर्ड किया आपने, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 6250। ये सॉल्यूशन आपके इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन क्वेश्चन में इशू प्राइस कितना बोला है? 50 रुपए का ही बोला है, बराबर है क्या? ये देखो यहाँ पे इशू प्राइस 50 रुपए दिया है, जो मैंने चेंज किया मेरे क्वेश्चन में, ठीक है? हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। मैंने एक्चुअली सीए इंटर का क्वेश्चन यहाँ पे लिया था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन कंप्लीशन ऑफ अबाउ ट्रांजैक्शन। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में उन्होंने आईसीएआई के मॉड्यूल से बैलेंस शीट वाले पोर्शन, अर्लियर सीए इंटर में जब चैप्टर था तो बैलेंस शीट बनाने का हर क्वेश्चन में था, बट नाउ दे हैव रिमूव्ड इट। देखो आपको और मैं दिखा सकता हूं क्वेश्चंस आगे के भी, सिर्फ जर्नल एंट्रीज, कैन यू सी दिस? फिर यहां पे भी देखो क्या पूछा है, जर्नल एंट्रीज। अर्लियर मॉड्यूल में जर्नल एंट्रीज के साथ बैलेंस शीट भी पूछा करते थे, बट नाउ दे हैव रिमूव्ड इट। तो आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन में आपको क्या दिखेंगे, बैलेंस शीट दिखेंगे पुराने वाले इंस्टीट्यूट के, सीए इंटर के देखते हो तो, बट नाउ दे हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम एवरी क्वेश्चन। ये देखो जर्नल एंट्रीज आपको मेरे क्वेश्चन में दिखेंगे, बैलेंस शीट करो, मैंने जानबूझ के रखा है वो, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि बैलेंस शीट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नो, बिकॉज देखो लॉजिकल है ना, आपने बैलेंस शीट बनाया ही नहीं है आज तक कभी वो शेड्यूल 3 वाले फॉर्मेट में, बस डायरेक्टली रिडम्पशन वाले बैलेंस शीट में दिखाओ ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? तो बैलेंस शीट मोस्टली नहीं पूछा जाएगा आपको, क्योंकि शेड्यूल 3 का फॉर्मेट आप अच्छे से लर्न कहां पे करोगे, सीए इंटर में, ठीक है? तो बैलेंस शीट अगर किसी क्वेश्चन में पूछा है, देखते हैं, यहां तक तो नहीं है, बराबर है ना? यहां पे भी देखो सिर्फ जर्नल एंट्रीज। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं, रुको, यहां पे भी जर्नल एंट्रीज ही है, ओके? देखो यहां पे कहीं पे भी बैलेंस शीट नहीं पूछे, तो मेरे क्वेश्चन से ये हटा दो आप लोग, अननेसेसरी टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। मैं बना के दे सकता हूँ बैलेंस शीट, बट दैट विल टेक टाइम, इज इट राइट? एंड सिंस इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में नहीं है, आई एम रिमूविंग इट नाउ। एंड इससे दो चीजें आपको पता चली कि बैलेंस शीट का ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्लियर है क्या? क्योंकि अभी अभी बैलेंस शीट बनानी है तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये पुरानी वाली बैलेंस शीट लेनी पड़ेगी, ठीक है? शेयर कैपिटल बदलेगा क्या? बदलेगा ना, अभी रिडीम किया ना, नया भी इशू किया, तो नया कैपिटल लिखना है इक्विटी का, पुराने वाले शेयर्स प्लस नए वाले शेयर्स, एंड प्रेफरेंस शेयर 0 कर देना है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में चेंज होगा क्या? यस, सिक्योरिटीज प्रीमियम नया क्रिएट हुआ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नया क्रिएट हुआ, ये रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस बचा, ओरिजिनल बैलेंस माइनस ट्रांसफर टू सीआरआर, माइनस वो 6,500 माइनस वो 3,500, यानी ये नया बैलेंस का वर्किंग नोट फिर से बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना है तो। फिर और कौन सा रिजर्व क्रिएट होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल दिया मैंने, सीआरआर एक क्रिएट होगा नया। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो ये चेंजेस आपको आइडेंटिफाई करके बैलेंस शीट में लिखने पड़ते थे। ट्रेड पेबल सेम ही रहेगा, खैर उसके बाद पीपी सेम रहेगा, इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएंगे लेकिन, और कैश बैंक बैलेंस बदलेगा, ओपनिंग कैश प्लस इन्वेस्टमेंट का पैसा, फिर रिडम्पशन का पैसा दिया, फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा वो निकालना, कितना रहेगा? 12,000। क्लोजिंग बैलेंस 12 ही रखेंगे ना हम लोग, हाँ, तो 12,000 आएगा यहाँ पे। तो नई बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन था अर्लियर सीए इंटर में, बट नाउ दैट इज रिमूव्ड। आपके बुक में दिखाया मैंने मॉड्यूल में, सारे बैलेंस शीट्स निकाले गए, तो अननेसेसरी एफर्ट भी नहीं डालना है, ठीक है? छोड़ दो आप लोग। तो यहां से ये क्वेश्चन हटाया आपने, नॉट इन सिलेबस ऐसा लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? तो दिस बिकम्स इजी नाउ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का होमवर्क, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको।
अब इस क्वेश्चन में, आईसीआई के क्वेश्चन में, दोस्तों बोलो आईसीआई के क्वेश्चन में क्या होगा? हमें पैसों की कितनी जरूरत थी, शॉर्टफॉल कितने का था? वर्किंग नोट देखो जरा। 37,500 कम पड़ रहे थे, इसको डिवाइड कितने से करेंगे अब? 50 से। तो कितने शेयर इशू करेंगे? 750 शेयर्स। कौन सा ये इलस्ट्रेशन? 5 है क्या? यहाँ पे देखो, हाँ जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने इशू किए? 750 शेयर्स। हाँ, लेकिन 750 इशू करने के कारण वो सेक्शन 55 का कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो था वो भी हो गया ना। वहां पे मिनिमम कितने इशू करने थे? 540 ना। हाँ, तो वो हो गया ना, इसमें 750 में 540 आता ही है। तो वैसे भी आप लॉ कंप्लाई कर रहे हो, उससे ज्यादा शेयर से इशू कर रहे हो, लेकिन इस केस में पैसा अपने पास ज्यादा आएगा और बैंक बैलेंस ज्यादा आएगा या नहीं? नहीं आएगा, सॉरी नहीं आएगा, बराबर उतना ही आएगा, 12,000 का ही बैलेंस रहेगा। अब ये यहाँ पे देखो, एकदम हार्ट अटैक आ जाता है आपको, सर ये इन्होंने एप्लीकेशन अकाउंट यूज किया और बाद में शॉर्टकट एंट्री नहीं मारी, और हमने शॉर्टकट एंट्री मारी है, या शॉर्टकट नहीं मारी आपने? शॉर्टकट एंट्री मारी ना आपने। हाँ, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। किसी क्वेश्चन में शॉर्टकट एंट्री मारते हैं, किसी क्वेश्चन में ये एप्लीकेशन वाला मामला यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एंट्री बराबर की आपने। अरे ये एंट्री मैंने बताई नहीं क्या? बताई कि नहीं बताई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 65,000, प्रीमियम डेबिट किया क्या? 6,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 71,500। एक एंट्री रह गई हमारी, कौन सी बताता हूं मैं आपको। बैंक अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये बराबर है, ये आपने पहले करनी है एंट्री। फिर सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री आपने की होगी। इन्होंने सीआरआर कितने का क्रिएट किया है और हमने, तो ऐसा क्यों फर्क पड़ रहा है? वो 10 रुपए के प्रीमियम के कारण, 10 रुपए प्रीमियम हमें मिला ना, और नंबर ऑफ शेयर्स हमने अलग इशू किया और इन्होंने अलग इशू किए, तो ये अमाउंट बदलेगा। आज ये क्वेश्चन आपको दोबारा सॉल्व करना है घर जाके, होमवर्क। प्रेजेंटेशन मैंने जैसा दिया है वैसा ही यूज करो, बस 60 रुपए के इशू प्राइस के बदले 50 रुपए का इशू प्राइस लेना है। हाँ, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, लेकिन ये एंट्री आपकी रह गई होगी। प्रीमियम का जो डेबिट बैलेंस है ये राइट ऑफ करना पड़ेगा ना बेटा। अरे बोलो ना। हाँ, तो ये 6,500 कहाँ पे भेजना है? पी एंड एल। तो ये एक एंट्री लिख दो एडिशनल लास्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 6,500, 6,500, ये भूल गया मैं बताना। लिख दिया ना, वेरी गुड, ग्रेट। नहीं, बट इसमें बैलेंस शीट दिया है ना क्वेश्चन में, ऐसा बैलेंस कहाँ पे है? अगर ऐसा प्रोविजन पिछले साल किया होता उन्होंने, तो लॉस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तो खैर जीरो हो जाता रिडम्पशन डेट तक, क्योंकि वो धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। बट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस क्रेडिट बैलेंस दिखाना चाहिए था ना रिजर्व एंड सरप्लस में। वो कहाँ पे है? रिजर्व एंड सरप्लस में देयर इज ओनली वन रिजर्व विच इज पी एंड एल, मतलब इन्होंने प्रोविजन नहीं किया, तो नोट बिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इज क्लियर अबाउट इट कि हमने प्रोविजन नहीं किया है, ठीक है। एंड आगे मैं बताता हूं, अगर मान लो बैलेंस शीट नहीं भी दिया है तो हमें यही मानना है कि उन्होंने प्रोविजन नहीं किया है। पता नहीं ऐसा क्यों, बट नहीं किया है, ठीक है। प्रोविजन किया है तो वो खुद बताएंगे, अदरवाइज ऐसा मानो कि प्रोविजन नहीं किया। नहीं, अलग अलग करो, दोनों इवेंट अलग है, अलग अलग करो। कंबाइन एंट्री किया तो आपने क्या किया? पी एंड एल अकाउंट डेबिट 27,500 प्लस 6,500 टू, हाँ मतलब टोटल अमाउंट कितना लिया आपने अपने हिसाब से? सीआरआर कितने का है? 33,750 है ना हमारे क्वेश्चन में, प्लस 6,500, 40,250 चलेगी कॉम्बाइन एंट्री, बट डोंट डू इट, अलग अलग करो, ठीक है। उतनी उसकी पहुंच होनी चाहिए एग्जामिनर की। ये कुछ ज्यादा ही हो गया क्या? बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? वो आपने सजेस्टेड मांगे हैं क्या अपने? अनचेक्ड कॉपीज आए? आने के बाद बता देना, ठीक है। चेक करना है उसको थरोली, जिन लोगों का रिजल्ट निगेटिव आया उनको।
उनको बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम अपेयर कर रहे हो टेंशन मत लो। ऐसा कुछ काम करो कि फ्यूचर में आपको सजेस्टेड फिर से वापस नहीं मांगना पड़े, ठीक है। हाँ, जिन लोगों का अभी एक्सीडेंट हो चुका है, बुरा मत मानो मेरी बात का, बट सुधर जाओ अभी। दिस टाइम यू हैव टू क्रॉस द लाइन, लाइन क्रॉस करके आगे जाओ, पास हो जाओ। आपके बच्चे, उम्र के बच्चे अभी सीए इंटर का क्लास कर रहे हैं। हाँ, बट ये भी मानता हूं मैं, हर एक का टाइम जोन होता है, क्या पता फ्यूचर में आप आगे जाओ। मैंने जब सीए शुरू किया था तो मेरे उम्र के बच्चे सीए फाइनल में थे, ठीक है। मैंने बीकॉम के बाद सीरियसली लिया मैंने सीए को, तो आई स्टार्टेड माई सीए करियर आफ्टर बीकॉम। बट कुछ बच्चे अभी भी सीए नहीं बन पाए जो फाइनल में थे उस वक्त, उनके बाद आके भी सीए बना मैं। लाइफ इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, बट यू हैव टू थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज इट क्रिएट्स फायर इन विद इन यू। बराबर है ना। आप तभी सीरियस हो जाओगे ना, आपको पता चलना चाहिए ना कि हमारी कुछ गलती हुई है, और फेल होना हमारी गलती है ना, तो उसको इस बार सुधारेंगे, एक गलती दोबारा नहीं करनी है। और जो बच्चे फेल नहीं हुए अभी तक, आपको टेस्ट चाहिए तो अभी जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलने दो, समझ में आ जाएगा कि ये कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है और इतना डेंजरस क्यों है। एंड कुछ कुछ लोगों को अर्ली सक्सेस मिला है, वो हवा में भी गए हैं, अभी इंटर के क्लासेस कभी आते हैं नहीं आते हैं, चल रहा है, उनको भी टेस्ट मिलेगा। देखो, अपने अपने कर्म के फल अपने को ही भुगतने हैं, सिंपल है। आज मजे, कल सजा, कल सजा, जान दो। मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूं, बिकॉज मैं खुद का एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत सारे लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, पता भी नहीं चला कब शुरू किया और कब सीए खत्म किया। नेवर जज अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट परफॉर्मेंस, व्हाट डज मैटर इज योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मैं खुद क्या था, कुछ भी नहीं। मैंने बोला ना आपको, मेरे घर वालों को भी यकीन नहीं होता कि मैं सीए कैसे बना, इतना खराब किस्म का करियर था मेरा। एवरेज था, एकदम बिलो एवरेज, 60% से ऊपर, 70% से नीचे, दैट्स इट। ये लेवल मैंने कभी छोड़ा नहीं। 11th में बस मैं 45% पे आया था, 11th स्टैंडर्ड में, एंड अकाउंट्स में मुझे 40 मार्क्स थे 11th में, ठीक है। और मेरे एक बहुत ही खास दोस्त ने, जो मेरे लिए लाइक होता है ना अपना होशियार सीनियर था, उसने मेरे अकाउंट्स के मार्क देखे और बोला, शी असले थर्ड क्लास मार्क अकाउंट्स मध्ये असं, तो तोंडावर बोलला मला। उस वक्त डिसाइड कर लिया, बाकी सब्जेक्ट का पता नहीं, बट उस वक्त डिसाइड कर लिया कि अकाउंट्स में 99 के नीचे नहीं आने का। सो 12th में आई गॉट 99 मार्क्स, ठीक है। 11th में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस के बाद बहुत अच्छा कमबैक था, लेकिन वो बस अकाउंट्स के लिए था, बाकी ओवरऑल परसेंटेज वाज ओनली 66.66%। 10th में भी उतना ही था, कंसिस्टेंट परफॉर्मर था मैं। बीकॉम में एफ वाई एस वाई टी वाई का मत पूछो, भटका हुआ था। कॉलेज लाइफ अच्छी लगती थी, इधर उधर घूमना, मूवीज जाना, पन्नाड़ा घूमने जाना वीक में 4 4 बार 5 5 बार, ये अच्छा लगता था, जोन अलग था। आफ्टर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बीकॉम में आई रियलाइज कि आई हैव नथिंग, बिजनेस नहीं है हमारा, है बिजनेस बट वो मतलब ठीक है, मुझे मिडिल क्लास से नीचे ही रखता वो बिजनेस। देन दोस्त लोग भटक गए, सब लोग जो बिजनेसमैन के बच्चे थे जो एंजॉय करने के लिए कॉलेज आए थे, वो अपने अपने जगह पे लग गए, अपने दुकान में जाना शुरू करते हैं, अपने शोरूम में जाना शुरू करते हैं, पैसा कमाते थे। तब मैं उनको बुलाता था कि अरे चलो आज पनाड़ा चलते हैं, तब नालायक बोलते थे, नहीं नहीं आज मेरी दुकान है, आज मुझे छुट्टी नहीं है, ये वो बाकी की बातें मुझे बहाने बनाते थे। तो साला पता चला कि जिंदगी ऐसी होती है, अपना काम निकल जाए। मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, बट एट दैट टाइम आई रियलाइज कि मैं कितना पागल था कि मैं मेरे करियर के बारे में सोचता नहीं था, दोस्तों ने बुला लिया मैं चला। लेकिन फ्यूचर में वही दोस्त आपको ना बोलते तो बुरा लगता है ना, तो गुस्सा हो गया मैं। अभी मैंने फिर डिसाइड किया बीकॉम के बाद, लास्ट ईयर था बीकॉम का, मेरे घर वाले तो कम्प्लीटली अपोज में थे, क्योंकि मैंने सीए के ट्यूशंस लगाए थे, रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन सीए के एग्जाम नहीं दिए थे मैंने, ठीक है। और दिए भी तो थे, बिना कैलकुलेटर के गया था, वगैरह वगैरह, करना ही नहीं था, ठीक है। कॉलेज से लेटर आते थे, वो पोस्टमैन को मैनेज करके लेटर गायब करते करते थे हम लोग, स्वप्निल सर भी थे इसमें, ठीक है। तो ऐसा बहुत मजा मस्ती करने के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं अभी करना है, एंड व्हेन आई डिसाइडेड इट,
इतना पेस से किया ना, कभी कभार खुश हो जाता हूँ मैं खुद का परफॉर्मेंस देख के, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अगर हम डिसाइड करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि समय वापस नहीं आता है, और मुझे इस चीज का रिग्रेट है कि मैं 3 साल पहले सीए होता तो प्रोबेबली 3 साल पहले इस मार्केट में आता, और 3 सालों के हिसाब से जाते हो तो मेरा अभी एनुअल इनकम जो मैं अभी कमा रहा हूँ वो मैं 3 साल पहले कमाता। एंड यू कैन इमेजिन राइट नो जो करंट इनकम है उतना इनकम मैं 3 साल में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं कितना पैसा कमा सकता था। सर नहीं, ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते, वो लाइफ भी इंपॉर्टेंट थी, बैलेंस करना सीखना चाहिए था मुझे। मैं उसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्व था ना, वो गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब चीजें छोड़ो, आप कॉलेज में लैपिंग करना पसंद है तो करो, बट बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। कॉलेज में इधर उधर घूमना, पनाड़ा जाना सब अच्छी बात है, एंजॉयमेंट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बैलेंस करना है। अभी देखो एग्जाम का समय आया, वो सारी चीजें बंद होनी चाहिए, एग्जाम में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एग्जाम खत्म होते ही अगले दिन 4 बार पनाड़ा जाना है। अपने को जो लाइफ जीनी है खत्म। बट वो बैलेंस करने की जो बुद्धि होती है ना, वो बहुत सारे इस उम्र के बच्चों में नहीं होती है। इसलिए आप लोगों को थोड़े झटके लगने के बाद सुधर जाते हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार का झटका लगे अपने अपने दुनिया में रहते हैं। अपने को क्या अलग एक कॉन्फिडेंस होता है समझ में नहीं आता है, अपन क्या है पहले समझ में आना चाहिए। मैं अभी भी खुद को बहुत कम मानता हूँ। अब इस नजरिए से मत देखना कि मैं किसी के सामने खुद को कम मानता हूँ, बट मैं ऐसे जमीन पे रहना पसंद करता हूँ। आप लोग भी वैसा ही करिए, अपनी औकात पहचाननी है और उसके हिसाब से एफर्ट लगाना है। अर्ली सक्सेस आया तो कुछ भी नहीं होना है, फेल्योर आया तो नाराज भी नहीं होना है, मुझे पता है मैं क्या हूँ। यानी अगर मैं एक बार ठान लूँ तो करता ही हूँ, और वो एफर्ट में दिखना चाहिए इन 4-5 महीनों में। अगले 3-4 महीनों में जो मेहनत करेंगे वही पास होंगे, देखो सिंपल है। एंड मेहनत मतलब जी तोड़ मेहनत, बाकी कुछ करना ही नहीं है, इधर इस साइड नहीं तो उस साइड। इसको ही बोलते हैं ना बैलेंस। अभी पढ़ाई की जरूरत है, पढ़ाई करो पूरी। अभी आप जिम ज्वाइन मत करो, एक्सरसाइज के लिए थोड़ा वॉकिंग ठीक है, नहीं तो अभी आप इंस्पायर होके कल से जिम जाना शुरू करोगे, क्या फायदा उसका। जिम जाने से थोड़ी पढ़ाई होगी, ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस करना है हमें, डोले शोले नहीं दिखाने आए सी के एग्जाम हॉल में। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अभी आपकी पूरी कंसंट्रेशन पढ़ाई में होनी चाहिए। इज इट क्लियर? चलो एनीवे, ब्रेक के बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं, बट आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, जहां पे पूरी आइडिया क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज आप आज जाइए, वो 50 रुपए वाला जो शेयर इशू किया है ना, वो वाला क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करिए। ठीक है, एंड उसके जर्नल एंट्रीज बनाइए, बैलेंस शीट का टेंशन मत लेना। चलो मिलते हैं कितने बजे? 1:30 बजे।